क्लास शुरू करते हैं। चलिए। सही रहा है। पाठ है जहाँ पहिया है। ठीक है। पहिए के महत्व को हमने जाना समझा पिछली बार कि किस प्रकार से पहिया मानव जीवन में एक परिवर्तन का कारण बना, और परिवर्तन भी ऐसा जिसने पूरी दुनिया को गति प्रदान कर दी। हमारे जीवन को ही नहीं, या एक विशेष स्थान में रहने वाले लोगों के लिए ही यह गति का कारण नहीं बना, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे संसार भर में इसके आविष्कार से तेजी आ गई। मतलब हमने हर चीज में पहिए का फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज हम किसी कारखाने में भी जाएं, किसी फैक्ट्री में जाएं, तो हम पाते हैं कि ऐसे बहुत सारी मशीनरी है जिसमें पहियों का इस्तेमाल हुआ है किसी न किसी तरीके से। ठीक है। तो इस पहिए के आने से बहुत सारी चीजें बदल सी गई, हमारे जीवन में परिवर्तन आया, पूरा मतलब हर दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। आज भी हम देखते हैं कि हम पैदल चलना कम पसंद करते हैं, अपने वाहनों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ज्यादा तेज चल सकते हैं। वो साइकिल हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो। ठीक है। इसके आगे भी चलते हैं तो बस है, उसके भी आगे जाएं तो गाड़ियां हैं, ट्रेन है, हवाई जहाज है, सब में पहियों का इस्तेमाल हो ही रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें पहियों का इस्तेमाल नहीं है। तो हमने देखा था कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, छोटे से जिले की औरतें किस प्रकार एक सामाजिक आंदोलन कर रही हैं, और वो सामाजिक आंदोलन साइकिल आंदोलन है। तो आखिर ऐसी क्या बातें थी कि साइकिल आंदोलन उनको शुरू करना पड़ा, या साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक मानना पड़ा, इसलिए उन्होंने साइकिल को ही चुना। ये सारी चीजें इस पाठ में हैं। ठीक है। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद हम एक काम और करेंगे। एक्टिविटीज में इसलिए देना चाहती हूँ आपको बार बार, ताकि आप बोरिंग मूड से बाहर आ जाएं। ठीक है। और इन सबको मैं जज करती रहती हूँ, सभी का जजमेंट होता है। आपके मार्क्स हर एक के लिए मैं डालती रहती हूँ कि हाँ, इस बच्चे ने इस एक्टिविटी को किया है। जो नहीं करते, लेफ्ट कर जाते हैं, ये उनकी मर्जी है। फिर मुझे दोष मत देना कि हमारा काम रह गया, या आपने तो लिया ही नहीं, आपने तो पूछा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 4-4, 5-5 बार नाम पुकारने के बाद भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बच्चे बाकी है, बाकी सबका हर एक्टिविटी मेरे ख्याल से होती ही रहती है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है ही। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। प्रेजेंट करूं या किताब है सबके पास? आदर्श आया है क्या? नहीं आया। किताबें हैं सभी के पास? खुली हुई है? नहीं तो मैं अपनी यस मैम। यस मैम। चलिए स्क्रीन पे प्रेजेंट करूं, मैं चैप्टर को प्रेजेंट करूं। और आज मैंने कहा भी था, जो रीड करेगा वही समझाएगा भी। ठीक है। करूं रीडिंग स्टार्ट करवाऊं? चलिए, आप ऐसे नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे। आज स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रही, अपनी किताबों से पढ़िए। चलिए। कहाँ से शुरू करूं? आज विलिंगनेस देखती हूँ मैं, कौन रेडी होता है। कौन रेडी है? शुरुआत कौन करेगा? मैम राधिका। वेरी गुड राधिका। चलिए शुरू करिए। समझाना भी है, ध्यान रखें, समझाना भी है। चलो पढ़ना शुरू करो।
पंडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पंडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़ी हुई हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पंडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। इनमें से बस बेटा, बस इतने को समझाओ। अभी एक अनुच्छेद से ज्यादा नहीं पढ़ना, इसको समझाइए। तमिलनाडु में एक छोटी सी जगह है पंडुकोट्टई। वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अभी भी साइकिल चलाना शुरू किया है। और कोई समझाना चाहता है? मैम अध्याशा। हाँ अध्याशा, बोलिए बेटा। मैम पुडुकोट्टई में जो मतलब महिलाएं हैं, वो उन्होंने मिलकर एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया। वो भी साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन शुरू किया है। ये थोड़ी अजीब बात है, पर वो अपने पिछड़ेपन मतलब भेदभाव पर लात मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया है। ठीक है, उस दिन हमने देखा था कि मनुष्य कैसा रहना पसंद करता है, आजाद। मनुष्य को आजादी पसंद है, और जब जब हमारी आजादी पर आंच आती है, हम थोड़ी देर हो सकता है कि किसी कमजोरी के कारण, भय के कारण शांत हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक हम बंद कर नहीं रह पाते। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने हम देख पाते हैं कि भारत की आजादी का। ठीक है, भारत की आजादी किस प्रकार से हमने ली, किसी को भी अपनी जान की परवाह नहीं थी। जबकि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो उस आजादी का मजा लेने के लिए नहीं थे। आज हम लोग आजादी का मजा बड़े आराम से उठा रहे हैं। ठीक है, शायद उस समय होते तो हम उस लड़ाई में शामिल भी ना हो पाते। जिन लोगों ने अपनी प्राण गंवाए, उनके बल पर हम आज आजादी का मजा लूट रहे हैं। तो आजाद रहना हर किसी को पसंद है, बंधन हमें नहीं पसंद है। तो एक समय के बाद व्यक्ति आजाद होने का प्रयास करता है, फिर चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो छोटे छोटे से जीवन में, अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में भी ये सारी चीजें होती रहती हैं। कभी हम इसका अंदाजा लगा पाते और कभी नहीं भी लगा पाते। तो ऐसे पुडुकोट्टई की जो औरतें हैं, वो सब अपने बंधनों में बंधी हुई थी। कौन से बंधन में? परंपरागत रूढ़िवादिता, पुरानी सोच, सामाजिक बंधन, ये सारे उनको बांधे हुए थे, जो उनको घर से निकलने नहीं दे सकते थे, उन पर बार बार व्यंग कसते थे, उनको बुरा भला कहते थे। इन सब से दूर हटने का, या इनको दूर करने के लिए जब उन्होंने एक आंदोलन चला लिया, तो उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी कि कोई क्या कहेगा। जब हम सही होते हैं तो हमको उतना कॉन्फिडेंस से ही आगे बढ़ना चाहिए। मैम, ठीक है, एक बार। हाँ बेटा। हाँ, नवसाक्षर का क्या मीनिंग होता है? नव मतलब नए नए, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, जो अभी अभी पढ़ लिख कर बाहर आए हों, या ये बोलो कि स्कूलिंग पूरी की हो, उन्होंने अपने कॉलेज को पूरा किया हो, अपनी पढ़ाई पूरी की हो। ठीक है, नव साक्षर, साक्षर का मतलब होता है पढ़ा लिखा, एजुकेटेड को बोलते हैं साक्षर। ठीक है, नव मतलब नए नए। नए नए कौन हो सकते हैं? जिनकी अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई हो। ठीक है, नव शिक्षित।
मैम पुडुकोट्टई मैम तमिलनाडु को कहते हैं या फिर मैम उसी का अब तमिलनाडु का ही कोई सा गाँव है? तमिलनाडु का जिला है बेटा, इसमें अंदर दिया है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक छोटा सा जिला है जो बहुत ही बैकवर्ड हो सकता है, जिसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी हो सकती है, जो जहाँ कहा जाए कि डेवलपमेंट बहुत देर से आया हो। पढ़ाई लिखाई के बाद सोच को बदलने में भी समय लगता है। हम में से बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे परिवार में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं पर सोच नहीं बदल पाए। पढ़ाई लिखाई का मतलब यह भी है कि हम उसके हिसाब से अपनी सोच को परिवर्तित करें, ठीक है, तब हमारी वास्तविक शिक्षा होती है। जब तक हम उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, हम शिक्षित नहीं होते। आपने डिग्री जरूर ले ली, आपने 7 कक्षाएं पार कर ली, लेकिन क्या वो 7 कक्षाओं में जो पढ़ा था उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, ये मायने रखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन चलाकर उन्होंने अपनी जो उन रूढ़िवादी धारणाएं या जंजीरें थी उनको तोड़ने का भरसक प्रयास किया और वो इसमें सफल भी हुए, क्योंकि उनके मन में लगन थी। उनके मन में वो यह विश्वास था कि वह सफलता अवश्य प्राप्त करेंगी और अपने जीवन को आजादी से जी पाएंगे। चलिए अगला कौन है? मैम तनीषा। यस तनिषा, एक भारत ही के अनुच्छेद पढ़ना बेटा। तनिषा एक अनुच्छेद पढ़ना बेटा और समझाना है, ठीक है? भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप में साइकिल को चुना है। मैम भारत के तमिलनाडु में एक बहुत छोटा गांव है, बहुत पिछड़ा गांव है पुडुकोट्टई। यहाँ पे महिलाओं ने अपनी आजादी, स्वाधीनता को दिखाते हुए साइकिल चलाने की नई क्रिया शुरू करी है। मैम पूरा पैरा पढ़ना है? हाँ ये पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा है क्या? नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लो। उनमें से अधिकांश नवाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। यहाँ पे कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम उस गांव की 10 से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो वहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख ली है और 70,000 से ज्यादा महिलाओं ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए अपने हुनर को दिखाया है और अभी भी उनका साइकिल चलाना जारी है। वहाँ पे कई सारे शिविर भी लगते हैं जहाँ पे वो साइकिल चलाना सिखाते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। शिविर का मतलब क्या होता है? कैंप। हाँ बेटा तनिषा, कैंप्स वगैरह। कैंप, शिविर का मतलब होता है कैंप, ठीक है। तो जैसा कि उसने बताया कि उन औरतों ने क्या किया है, बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए, 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो बचती हैं उनमें से 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना शुरू कर लिया है, उनको आ गया है और अब वो अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते हैं और प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप्स भी चलाते हैं। ट्रेनिंग देने के लिए कैंप्स जहाँ पे वो औरतों को या लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, है ना। हम सब ने सीखी है साइकिल। आप लोगों ने साइकिल पता है कैसे सीखी है? डायरेक्ट सीट पर बैठ के। लेकिन जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात करें तो हमारे उम्र के बच्चे कैसे सीखा करते थे? डंडे वाली साइकिल, जो जेंट्स की साइकिल होती है ना, उसके बीच में वो पैर बीच में से डालकर, उसको हम लोग कैंची बोला करते थे। इस तरीके से पहले बैलेंस करके फिर उसको चलाना, फिर सीट पर चढ़ना। तो लेडीज साइकिल बहुत सारी नहीं हुआ करती थी, जेंट साइकिल में ही साइकिल चलाना सीखा है। लेकिन आप लोगों का बचपन ये होगा कि छोटी सी साइकिल पापा मम्मा ने लाके दे दी और आपने सीधा सीट पर ही चलाना शुरू किया होगा और आपने हो सकता है कि LKG KG फर्स्ट तक आते आते साइकिलिंग करना भी सीख लिया होगा,
ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे जो बाद में सीखे होंगे। तो पुडुकोट्टई में आप सोच सकते हो कि जहाँ रूढ़िवादी समाज है, जहाँ के लोगों का माइंडसेट कैसा है, कंजर्वेटिव, पुरानी सोच वाला, परंपरागत सोच वाला, जहाँ औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, ऐसी सोच वाले समाज में अपने लिए कुछ कर पाना, अपनी आजादी को जी पाना या अपने लिए हंस पाना, ठीक है, अपने लिए कुछ काम कर पाना, अपनी खुशी को बरकरार रख पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। ऐसी जगह पे जब इन लड़कियों ने आंदोलन चलाया, इन महिलाओं ने आंदोलन चलाया, तो समाज को बहुत समय तक ये विश्वास नहीं हुआ कि औरतें कुछ कर सकती हैं, बल्कि उन्होंने फिर से इनको पकड़कर उसी बंधन में बांधने की कोशिश भी की, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए इन्होंने उस चीज पर, जो समाज के ऐसे लोग थे जो ऐसे दकियानूसी विचार या पुरानी सोच रखते थे, उनके सोच पर एक करारा थप्पड़ मारा है। तो ऐसा सोच लिया जाए कि अगर व्यक्ति कुछ सोच लेता है, ठान लेता है, तो कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, पर आप में पहले सोच जागनी चाहिए, आपके अंदर वह लगन होनी चाहिए। इसलिए कोई भी काम किसी भी उम्र में नामुमकिन नहीं होता, कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। कोई बच्चा ये बोलता है मुझे पढ़ना नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। कोई कहता है मैं लिख नहीं सकता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने पहले ना बोल दिया। अगर आप बोलते हाँ मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा, लिखूंगी, तो वो आपके पास अपने आप आएगा। तो पहले हमारी सोच को हमें परिवर्तित करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने आप को तो हम पीछे, अरे मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे करूं, क्या नहीं करूं, है ना। आज भी आप देखो, आपकी पूरी क्लास की स्ट्रेंथ नहीं है, 35 बच्चे, 34 बच्चे नहीं है, कभी 17 आते, कभी 18 आते, आज 19 है, ठीक है। इसमें से कुछ की जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ की प्रॉब्लम्स जो है वो वास्तविक है, लेकिन कुछ वैसे ही नहीं ज्वाइन कर रहे, कुछ वैसे ही नहीं ज्वाइन करते। लेकिन जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम को पकड़कर बैठ जाएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो ये कोशिश करे, ठीक है मैं सीधी क्लास नहीं ले सकता, पर वीडियोस को देख सकता हूँ, व्हाट्सएप में जो आता है उसको देखकर आगे बढ़ सकता हूँ, तो यह कार्य उनके लिए सरल हो जाएगा। तो हमारी सोच अगर पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम ना कर पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। श्रेयांश, चलो आप पढ़ लो। श्रेयांश, इसमें मार्क्स दे रही हूँ, दिख रही हूँ मैं? यस दिख रही हूँ? यस मैम। कॉपी है ना, आपकी हर एक्टिविटी के मार्क्स में देती जाती हूँ। आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज है। मैं ये सोचती हूँ कि जो एक्टिविटीज आपकी बेस्ट होंगी उनमें उनके मार्क्स में आपके ऐड कर लूंगी, लेकिन यदि आप ऐसे करोगे तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, ठीक है। और सारी क्लास इसकी साक्षी रहती है कि मैंने किस बच्चे का नाम लिया है। चलो आगे पहुंचती हूँ। प्रांजल, यस मैम। हाँ, अगला अनुच्छेद बेटा। यस मैम। ग्रामीण पुडुकोट्टई में मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबित्या कसते थे। फप्तियां,
फप्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। समझाइए इसे। प्रांजल समझाओ इसे। हम पुडुकोट्टई के ग्रामीण इलाकों में मैम एक जमीला बीवी नाम की एक युवती हैं, जिन्होंने नई साइकिल अभी चलाना सीखा है। वह मुझसे कहती हैं कि उनका यह अधिकार है कि वह साइकिल चला सकती हैं, अब उन्हें बस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं वह उन पर अब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी। बिल्कुल सही। समाज में या बोला जाए कि जो मुस्लिम वर्ग है वहां की महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ठीक है, क्योंकि वहां बुर्के में रहना पड़ता है उनको, पर्दा प्रथा का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ये उनका कल्चर हो सकता है, उनकी संस्कृति की पहचान हो सकती है, लेकिन फिर भी हम माने तो दूसरे लोग उनसे ज्यादा आजादी का मजा ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे। हाँ बेटा। मैम मैम रूढ़िवादी पृष्ठभूमि मतलब? रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, जो ऐसे परिवारों से संबंध रखते हैं जहाँ पे पुरानी सोच के लोग रहते हैं, जिनकी सोच आज भी वही पुरानी वाली है कि औरतों को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, उनसे सिर्फ काम निकाला जाता है, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं होती है, उनकी सोच की कद्र नहीं होती है, उनके अच्छे या बुरे, उनके साथ में क्या हो रहा है, उनकी फीलिंग से कोई किसी को लेना देना नहीं है। जब तक उनसे काम निकल सकता है तब तक काम निकाला जाता है, जब काम नहीं लिया जा सकता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि जो हम इतने लोग हैं गुना आते जाते हैं सर्दी बारिश के समय में, कब देखते हैं, बारिश में देखते हैं ना कि जगह जगह गाय भैंस इकट्ठे हो जाते हैं, रास्ते में रोड ब्लॉक कर करके बैठे रहते हैं। ठीक है, आप ये सोचो उससे पहले का यस ड्राई मैम। सीजन जो होता है ना, ड्राई सीजन, क्योंकि घास वगैरह या चारा नहीं मिलता है तो ये पशु दूध देना बंद कर देते हैं। अब जब दूध देना बंद कर देते हैं तो किसान जो इनको पालता है वो ये सोचता है कि मेरा चारा खरीदने का पैसा बच जाए। सोचिए कितनी बड़ी सोच है ना, बड़ी सोच है एक तरीके से, कि मेरा चारा खिलाने का, जो इन पशुओं को चारा खिलाने में मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है वो ना हो। वो अपने पशुओं को छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर जाकर अपना पेट भरे, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर गाय दूध नहीं दे रही तो मेरे किस काम की है, मेरा तो पैसा खर्च हो रहा है इस पे, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। और जैसे ही दूध देने वाला सीजन आता है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, उनको लगता है कि चारा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, तो वो अपनी गायों को, अपने भैंसों को, अपने कैटल्स को ढूंढ के ले आते हैं। ये मनुष्य ही सोच सकता है और कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि हम ही स्वार्थी हैं। ठीक है, इसी स्वार्थ पर हम जीते, हम सेल्फिश हैं। लेकिन आप सोचो उस पशु की क्या गलती है जो आपके घर में पल रहा है, उसने तो कोई गड़बड़ी नहीं की ना, ये तो प्रकृति है, इसलिए वो ऐसा है। तो ऐसे ही कई कई बिरादरियों में, कई कम्युनिटीज में, कई समाज के कई वर्गों में औरतों की स्थिति है, आज भी है। भारत के संविधान में स्त्रियों और पुरुषों को एक समान माना जाएगा, ऐसा लिखा गया है। हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, ये लिखा गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव लाइफ, सारे हमको राइट्स मिले हुए, हमको अधिकार मिले हैं, पर इन अधिकारों की प्राप्ति कहाँ से होगी, कब होगी इन अधिकारों की प्राप्ति, हमें बताइए आप, कब हो सकती है? मैम जब ये रूढ़िवादी, जब ये सोच इनकी बदलेगी तब। वेरी गुड अक्षिता। जब तक हमारे मन से रूढ़िवादिता नहीं जाएगी, हम कितने भी पढ़ लिख जाएं हम वही रहेंगे।
तो हमें अपनी सोच को परिवर्तित करना है। हमारे दिमाग में जो सोच भरी हुई है ना पुरानी, उसको हटाना है। जब तक ये नहीं हटेगी, समाज का कोई वर्ग तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें वो सोच ही मारनी है। तो आपको जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें लिखा है मुस्लिम वर्ग की स्त्रियों की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। और जो इसमें जिस औरत के बारे में बताया गया, जिस महिला के बारे में बताया गया, या जिस महिला ने अपनी बात बताई है कि मुझे आजादी से जीने को मिला है, साइकिल चलाने के समय में वो सोचती है कि जैसे वो बड़ी आजाद है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती है। अब उसे बस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा का तात्पर्य यह है कि कहीं आने और जाने के लिए बस की लंबी लाइन में लगे रहना पड़ता था, बस के अंदर भीड़ का सामना करना पड़ता था, बस स्टॉप तक जाने के लिए दूसरों का आश्रय ढूंढना पड़ता था। ये सारी चीजें अब बंद। उसने इन सब पर विजय पाली। उसकी ये छोटी सी विजय, हमें लगता है कि बहुत छोटी सी विजय क्या है, आम बात तो है, सभी साइकिल चलाना जानते हैं। पर जिन घरों में यह चीजें उपलब्ध नहीं होती, जिस समाज में इस चीज की छूट नहीं होती है, उसके लिए ये सबसे बड़ी सुविधा है और सबसे बड़ी आजादी है। तो अगर हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं ऐसा ही हर एक का परिवार होगा, ऐसी ही सभी की सोच होगी, तो ये कतई नहीं है। हम सब यूनिक हैं, इसीलिए यूनिक हैं। हम सब अलग अलग हैं, हमारी सोच भी भिन्न है, हमारी बनावट भी भिन्न है, हमारे तौर तरीके भी भिन्न हैं। इसीलिए भारत डाइवर्सिटी वाला देश है। और जिन जगहों पे डाइवर्सिटी नहीं है, वहां सोच की डाइवर्सिटी है। सोच भी तो डाइवर्स है, सोच भी तो अलग अलग है। हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, कोई बहुत हाई क्लास फैमिली से है, उसकी सोच में अंतर होगा। एक बहुत नीचे तबके से आता है, जहां बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके मम्मी पापा बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, उसकी सोच में अंतर है। एक मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाला बच्चा स्कूल में आता है, उसकी सोच बाकी दोनों से अलग है। हम सब यूनिक हैं और इसीलिए हमारी पृष्ठभूमि का असर हमारी सोच पर रहता है। और इस सोच को दूर करने का एक ही तरीका है, शिक्षा। शिक्षा के साथ साथ एक और चीज है जो हमें इन सब चीजों से हटने का मौका देती है, वो है अनुभव, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। ये जब हम दूसरों का दूसरे वर्गों में या दूसरी चीजों में देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। या कई बार हम दूसरों से इस चीज की प्रेरणा लेकर अपने जीवन को निखारने की, संवारने की कोशिश करते हैं। तो साइकिल चलाना तो बड़े छोटी सी बात है, लेकिन इस छोटी सी बात में बड़ी सी खुशी ढूंढ लेना बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा। मैम एक और बार पृष्ठभूमि का मतलब बता दीजिए। पृष्ठभूमि का मतलब है बैकग्राउंड। आप इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर आपको इंग्लिश की टर्म ज्यादा क्लियर होती है। बैकग्राउंड मतलब वह जहां से हम बिलोंग करते, जहां से हम रहते हैं। हमारी सोच हो सकती है, हमारा रहन सहन हो सकता है, हमारे परिवार का जो रहने और सोचने समझने का तरीका होता है वो हो सकता है। पृष्ठभूमि का मतलब है बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, वो हमारा इमोशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, और वो सामाजिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, सोशल बैकग्राउंड भी हो सकता है। अगर सोशल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जाति पाति धर्म वगैरह ये सब आ जाते हैं इसमें। इमोशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कितना सोच पाते हैं, हमारे अंदर अटैचमेंट कितना या डिटैचमेंट कितना है। ठीक है, कितना दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। कई बार आप देखोगे कि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से ही बात कर रही हूँ, कि जो पापा मम्मी कुछ कह देते हैं, उनकी बात को रखने के लिए उस काम को कर लेते हैं। आपको हो सकता है वो काम ना भी पसंद आए, लेकिन आप कई बार ये सोचते हो कि मम्मा इतना मेरे लिए करती है, क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता। ये हमारा इमोशनल बैकग्राउंड का वो हो सकता है। ठीक है, हम उनसे इमोशनली बड़े अटैच्ड होते हैं। कई सोसाइटीज में किसी को कोई परवाह ही नहीं होती है, उनका सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उस परिवार में लोग किस प्रकार से रहन सहन रखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारी पृष्ठभूमि जो है हम पर बड़ा असर डालती है, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे बात करने पर, हमारे रहन सहन पे, हमारे खान पान पे, इन सब का असर हम पर रहता है। इसका और एक उदाहरण देखना चाहते तो हम सबके टिफिन देख सकते हो आप क्लास में जब आते होंगे तो हर एक की मम्मियां अलग अलग टिफिन में बना, लेकिन किसी की मम्मी रोज रोटी सब्जी देती होगी और बच्चा भी बड़े मन से खाता है रोटी सब्जी। ठीक है, वो रोटी सब्जी की उसको आदत है क्योंकि उसका बैकग्राउंड में वही है, उसके घर में रोज वही बनता है, उसने कुछ और देखा ही नहीं है, तो उसको उसी में रस आता है, उसमें ही रुचि है। किसी के घर में रोटी सब्जी बनती नहीं और कभी बन भी जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आती है, नहीं हमें मैगी चाहिए, हमें ब्रेड ही खाना है, हमें पेस्ट्रीज ही खानी है, हमें चिप्स ही लेना है। ये सारी क्या है, पृष्ठभूमि का ही असर है। ठीक है अक्षत, समझ में आया बेटा? यस सर, यस मैम, आ गया। पूजा, यस मैम। बढ़िया बेटा, अगला यस अनुच्छेद। मैम। फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फतिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फतिमा और उनकी मित्र अफगानी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। मैम, इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि फतिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उनको साइकिल चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक है। वो हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल को किराए पर लेती थी और उसको चलाती थी, क्योंकि उनकी नई साइकिल लेने की उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो नई साइकिल ले सके। और फतिमा ने बोला है कि उनको साइकिल चलाने में आजादी महसूस होती है और उसमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, और वो चाहती है कि वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। वो फतिमा, जमीला और उनकी मित्र की उम्र 20 वर्ष की है और उन्होंने बहुत सी औरतों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो ये अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये छात्राएं हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। इनकी उम्र 18, 19, 20, 21 इसी वर्ष इन्हीं के बीच में है। तो बोलते हैं कि साइकिल चलाना मतलब साइकिल चलाने का जुनून या कुछ नया करने का जुनून जब सवार होता है ना, तो हम कैसे भी व्यवस्थाएं करते हैं, उसकी प्रबंध कर लेते हैं, उसको अरेंज करते हैं। अगर आपके अंदर पढ़ने की लगन है तो आपके पास किताबें नहीं भी होंगी तो भी आप उसको पढ़ लेंगे। कैसे? कहीं ना कहीं किसी दोस्त से उधार लेके, रात में बैठकर पढ़कर, जब कोई फ्री टाइम में खेल रहा है उस दौरान पढ़कर, किसी भी तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे, आप उस काम को करेंगे। पर कब? जब आप में लगन है तो ये फातिमा जो है, इसमें भी लगन है साइकिल सीखने की, साइकिल चलाने की। तो वह हर वक्त हर शाम को क्या करती है, किराए पर साइकिल लेती है। ठीक है, किराए पे साइकिल लेती है। किराए पे साइकिल घंटों के हिसाब से मिलती है। मुझे आज भी अपने बचपन का समय याद है, जब पापा की ट्रांसफर जोधपुर में थी, राजस्थान। तो पहली बार मुझे भी समझ में आया कि वहां पे साइकिलें किराए पर मिलती थी, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, 50 पैसे प्रति घंटे के लिए। ठीक है, 50 पैसे दो और 1 घंटे के लिए साइकिल चला लो। तो बहुत सारे बच्चे सीखा भी करते थे। जो जरूरतमंद होते थे वो पैसे देकर कई घंटे के लिए शॉपिंग करने के लिए या कुछ और चीजों के लिए, काम के लिए भी साइकिल लिया करते थे। आप सोचो, अगर वो साइकिल लेकर ही चला जाए, मान लीजिए, तो वो साइकिल वाले के पास क्या उतना पैसा वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन एक भरोसा होता है ना, तो उस भरोसे से वो साइकिलें दिया करता था और बहुत सारे लोग सीखा करते थे। तो वैसे ये फातिमा है कि किराए पर साइकिल लेती है और
चलाती है उस दौरान 1 घंटे 2 घंटे जब वो किराए पे साइकिल को लेकर चलाती है तो आजादी का अनुभव करती है। आजादी का अनुभव इसलिए करती है क्योंकि इस समय में कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। और इस समुदाय की और भी लड़कियां, मतलब मुस्लिम वर्ग की और भी लड़कियां उसके साथ में शामिल होती हैं। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष की है। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जब आप में से कोई नई चीज सीखता है ना तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने आप ही सिखा देते हो, या आपके फ्रेंड जब रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी बता दे तो आप सिखा देते हो। और यकीन मानिए जब आप सिखाते हो ना तो आप उसमें कुशल हो जाते हो। ठीक है, एक मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए यदि आपको आता है तो आपकी रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने 4 फ्रेंड्स को बुलाओ और उनको समझाओ। आप 4 फ्रेंड्स को 4 बार समझाओगे, आपने सबको एक एक बार समझाया पर आपने उसको 4 बार किया, आपका रिवीजन हो गया। आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज को सीखने या रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने ही उम्र के बच्चों को या अपने ही क्लासमेट्स को सिखाओ। ठीक है, पहली बार थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी लेकिन आप देखोगे कुछ समय के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। इसीलिए शायद कहावत बनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक, तो इसीलिए ये कहावतें बनी हुई है क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया गया। जब हम इनको प्रैक्टिकली करते हैं तब हम पाते हैं कि बहुत सारी चीजें हम करने के बाद ही सीख पाते हैं। बोलना तो आसान है, हम सोचेंगे ये किसी ने कह दिया होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैंने तो इतनी बार किया मुझे तो आया ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे कोई चीज तो कम थी। आपकी सोच में कमी होगी, आपकी लगन में कमी होगी, आपके जज्बे में कमी होगी, तब हम नहीं कर पाए। लेकिन हार मान लेंगे तो हम करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, जीत जैसे बोलते हैं ना, वो एक आड़ आता डर के आगे जीत है। ठीक है, डर पर हावी हो गए तो आप जीत जाओगे। डर जब तक लगेगा तब तक गड़बड़ियां होंगी। आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को देखते होंगे, कुछ बच्चे क्लास में या ट्रायल बेसिस पे जब बोलते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, लेकिन फाइनल डे उनकी प्रेजेंटेशन में कहीं कमी रह जाती है और सभी टोकते हैं कि उस दिन तो इतना अच्छा बोला था, आज क्या हुआ। आज क्या हुआ का मतलब क्या है कि इतनी ऑडियंस को देख के वो डर गया, नर्वस हो गया। वो नर्वसनेस जो डर था उसकी वजह से वो टूट गया, पीछे रह गया। ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, एक बार ही होगा, 2 बार होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैंने इस स्कूल में आके माइक पे बोलना शुरू किया, मुझे माइक के सामने जाते से ही डर लगता था। और आज भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कई बार मेरे हाथ में पकड़ा हुआ माइक हिलता है, लेकिन मैं खुद नहीं विश्वास कर पाती कि मैं बोल भी लेती हूँ। क्लास में मैं बेशक बोलती हूँ, क्लास में आप मुझे सुनकर ये नहीं कह सकते कि मुझे डर लगता होगा। स्टेज फियर आज भी है, क्योंकि मैं बचपन से कभी स्टेज पे गई नहीं। मैं ग्रुप एक्टिविटीज में तो पार्टिसिपेट करती रही, लेकिन मैं सिंगल अगर सोलो मुझे बोल दिया जाए तो मुझे शर्म इतनी आती थी कि मैं जो प्रेजेंट कर सकती थी वो भी नहीं कर पाती। लेकिन आज मुझे इतना डर नहीं लगता, फिर भी नर्वसनेस बनी रहती है। मुझे पता है कि मैं अंदर से डर रही होती हूँ कई बार, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स बोलते बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया तो अच्छा लगता है, सोच के कि अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस होगा, मुझे ही लग रहा होगा कि मैं नर्वस हो रही हूँ। तो प्रैक्टिस जब जब हम करते हैं तब तब हम परफेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि जो एक बार गलती कर चुकते हैं वो दोबारा नहीं होती, वो बार बार नहीं होती। एक बार आपने जो गलती की, आपको पता है कि इस गलती में मेरे नंबर कटे, तो अगली बार आप उसको ओवरकम कर लोगे, ये निश्चित है। तो दूसरी गलती अगर दोबारा कुछ हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती पहले वाली नहीं है, ये कोई नई गलती है। तीसरी बार आप उस गलती को सुधार लोगे। इस प्रकार से हम अपने आप को सुधारते जाते हैं और जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने परफेक्ट होते जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता।
वो तो फिर कभी कभी किस्मत साथ दे देती है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं, ये जो बच्चियां हैं मुस्लिम समुदाय की, ये बोलती हैं कि हम साइकिल चलाना कभी भी नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि जैसे ही साइकिल की सवारी करते हैं बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया में पहुंच गए हैं, सारे झंझट झमेलों से दूर, और हम बड़े आराम से अपने जीवन को ऐसा लगता है जी रहे हैं। तो जितने उन्होंने कष्ट झेले होते हैं उस 1-2 घंटे 3 घंटे में वो सारे कष्ट भूलकर बस जीते हैं, जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो जो खुशियां मिलती हैं उनको समेट लो, ठीक है, और आगे बढ़ो। हमेशा रोना रोने से हमें सफलता नहीं मिलती। इसको पढ़कर आएंगे, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब सवाल पूछ लो अगर किसी को सवाल है तो। 2 पेज और है तो 3 पेज पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। मुदित ने लेफ्ट कर लिया, ओके वेरी गुड। हाँ, कोई सवाल है इससे संबंधित? कोई सवाल नहीं है? तनिषा? नो मैम। ओके, अच्छा एक और चीज मैं बहुत 2-3 बार बोल चुकी हूँ, ग्रामर का एक कोई टॉपिक आप चुनकर पीपीटी अपनी बना कर रखें। मैं कभी भी पूछूंगी आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए फिर बुलाऊंगी। ठीक है, आप आराम से छोटी छोटी पीपीटीज बना सकते हैं किसी एक एक टॉपिक पे, और मुझे इन्फॉर्म कर दें, मेरे पर्सनल विंडो पे डाल दें कि मैंने ये टॉपिक पीपीटी में तैयार कर लिया या इसकी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है। क्योंकि ये पार्ट जैसे ही खत्म होंगे मैं आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी वाले फॉर्म में लेना शुरू करूंगी। मैम प्रेजेंटेशन में हमें पूरा बोल के एक्सप्लेन करना है? हाँ बेटा, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना हम, जैसे आप अपनी पीपीटी शो करोगे तो आप एक्सप्लेन भी करोगे उसे। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, एक छोटा सा टॉपिक ले लो। अगर बड़ा टॉपिक है तो टुकड़ों में आपस में डिसाइड करके बांट लो। आप किसी को जानते हो, आप अपने क्लास ग्रुप में किसी को जानते हो तो आप बोल दो कि मैं ये ले लेता हूँ, या अपन इसको मिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। अगर बड़ा टॉपिक है तो छोटे छोटे से टॉपिक 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। तो हमारा ग्रामर पोर्शन भी कवर हो जाएगा, साथ के साथ मैं भी समझा पाऊंगी आपको। तो दोनों तरफ से हो जाएगा, एक बच्चे ने समझाया और दूसरी बार मैं समझा दूंगी तो वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां डाउट होगा, अगर आप परफेक्टली समझा पा रहे हो तो मेरे भी इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप पढ़ाएं और मैं पढ़ूं। ठीक, तो उल्टा करके देखते हैं, रिवर्स। कभी मैं भी आपकी स्टूडेंट बनूं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैम कोशिश। सबको बना हाँ, सबको 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 बेटा। ठीक है, अभी 7th में मेरी महाभारत का प्रेजेंटेशन चल रहा था। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ बच्चों ने वाकई बहुत अच्छा महाभारत का प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि ऐसे क्लास में पढ़ नहीं पा रहे, या तो वो पढ़ेंगे या कोर्स पढ़ेंगे। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन में पीपीटीज बनाई, क्वेश्चंस पूछे, जो भी चीजें सारी चीजें की, तो मजा आया। किसी का बहुत ही अच्छा था, किसी ने वैसे ही बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कर रहे हैं। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे। आप जब भी जो टॉपिक सिलेक्ट करो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करो कि मैंने ये टॉपिक तैयार कर लिया। तो कोई दोबारा पीछे से आएगा कि मैंने ये तैयार किया है या मैं कर लूं क्या, तो मैं उसको मना कर सकती हूँ कि ये 2 बच्चे ऑलरेडी इस पे तैयार कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए चलिए शांति पाठ। चलिए, शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। सायराम मैम। सायरा मैम। सैरम मैम। सर मैम।